हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शिक्षण के एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं कि शिक्षण की क्या क्या जो चरण होते हैं, किस तरह के चरण होते हैं, शिक्षण के किस तरह के स्तर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि शिक्षण के जो स्तर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो अपने क्लास में पढ़ा होगा तो उसको और एक बार समझ लीजिए कि रिवीजन कर लें। और उस क्लास में और इस वाले कॉम्पिटिटिव क्लास में दोनों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो जब तक हम जुड़े हैं तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने आपके ग्रुप हैं उनमें कम से कम 10 वीडियो 10 सेक्शन होना चाहिए। सबके पास वो वीडियो फॉरवर्ड करिए, जल्द से जल्द करिए, ठीक। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया कितनी बार कहें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, ठीक। अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के स्तर। शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तर होते हैं भाई? कितने स्तर होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ऐसे एक ग्राफ के माध्यम से मैं बना दे रहा हूँ कि आप कभी भूलें ना। त्रिभुज देखे हैं? ये त्रिभुज है, देख लीजिए। शायद हमारा त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो, लेकिन आप बनाइएगा एकदम सीधा बनाइएगा। त्रिभुज में 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक। 3 होते हैं ना। शिक्षण प्रक्रिया के स्तर कितने हैं? 3 हैं। इसलिए मैंने इस त्रिभुज का आकार 3 बनाया है। सबसे नीचे आधार पे मैं क्या रख रहा हूँ, सबसे नीचे नींव होती है ना, घर की जब बनता है, घर बनता है तो उसमें नींव पड़ती है ना, नींव पे ही घर टिका होता है ना। तो ये नींव है, फिर ये दीवार है और ये छत है। नींव, दीवार और छत, इन तीनों के बेस से घर बनता है, ठीक। तो यही शिक्षण प्रक्रिया के स्तर हैं। ये 3 स्तंभ हैं जिस पे ये आपके शिक्षण के स्तर जो हैं टिके हुए हैं। सबसे पहला स्तर कौन सा है भाई? एक ये भी ग्राफ बना लेते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। 1 ग्राफ 2 3, एक खंभा है, चढ़ने के लिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। देखिएगा कभी एग्जाम में पूछे तो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ही सीढ़ी चढ़ेगी, ठीक। सबसे पहले स्तर पे क्या आएगा भाई? स्मृति स्तर। दूसरे स्तर पे बोध स्तर। तीसरे स्तर पर चिंतन या विमर्शी स्तर, ठीक। ये होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के स्तर। चिंतन स्तर, बोध स्तर और स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन या विमर्शी स्तर। आपसे कोई भी पूछे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चिंतन के कितने स्तर होते हैं एग्जाम में, तो आप बताएंगे 3 स्तर। अगर पूछ ले वो तीनों स्तर कौन कौन से हैं तो आपका उत्तर होगा स्मृति, बोध, चिंतन। वो कहेगा अरेंज करके दीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दीजिए, अवरोही या अवरोही क्रम में करके दीजिए। तो आप सबसे पहले स्मृति को रखेंगे, बोध को रखेंगे, चिंतन को या आरोही क्रम में रखेंगे तो ऊपर से नीचे रख लीजिएगा। मतलब एक क्रम में आगे उल्टा या सीधा किसी भी क्रम में रखने के लिए दे तो आप स्मृति को रखेंगे, बोध को रखेंगे और चिंतन को पहले नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 2 और 3 ये भी। यहाँ पे भी हम स्मृति स्तर, यहाँ पे बोध स्तर। ये दोनों ग्राफ बनाने का उद्देश्य है, इसलिए मैं दोनों को बना के दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में से कोई भी ये ग्राफ आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन सा ग्राफ सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ भी देखिए बेस में स्मृति है, उसके बाद बोध है वो दूसरे सीढ़ी पे, और तीसरे सीढ़ी पे चिंतन स्तर है। अब तीनों की हम बात अलग अलग तरीके से करते हैं। एक, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को विकास की अवस्थाएं, तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो आपने बताया था 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आपने स्तर कौन सा बताया था?
शैशवावस्था बताया था। उसके बाद दूसरा स्तर क्या बताया था, बाल्यावस्था बताया था, और तीसरा स्तर क्या बताया था, किशोरावस्था। तो हम इन्हीं में तीनों को डिवाइड कर लेते हैं कि आप एकदम सरल से सरल भाषा में समझ सकें कि ये चीज़ होती क्या है। स्मृति आपके शैशवावस्था में पाई जाती है, एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। बोध स्तर में कौन से आपके बाल विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं बाल्यावस्था। ठीक, आप कह सकते हैं बाल्यावस्था। बोध स्तर में ब से बाल्या और ब से बोध, स से स्मृति, ये स से सरवता वाला स आधा, ये शरीफा वाला स, तो ये स, ये कॉमन स, ये ब, ये ब। अब चिंतन में किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, ये किशोरावस्था। ये आसान हो गया कि नहीं आपके लिए? देखिए कितना आसान है, आपने उस चीज़ को पढ़ा है, उस चीज़ को मैंने इस स्तर के साथ जोड़ दिया, आपके लिए कितना आसान हो गया। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस चैनल वाला इस तरह से आपको स्मृति बोध चिंतन पढ़ाया होगा। अभी बस मेरी बातों को सुनते चले जाइए, देखिए मैं कहाँ से कहाँ इसको पहुँचाता हूँ, और आप कहेंगे ना कि अभी तक मैंने इस तरह की क्लास ना देखी है, ना समझी है, ना जानी है। एक ही क्लास में शिक्षण के जो स्तर हैं वो समाप्त, और ना आपको बुक उठाने की ज़रूरत है, ना कोई यूट्यूब और चैनल देखने की ज़रूरत है। हमारे चैनल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए, और एक एक का शिक्षण के जो स्तर होते हैं उसका पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूँ, और आप अच्छे से समझ सकें। फिर ये किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं दिखाई देगा। ठीक, हमारे चैनल के माध्यम से ये जान लीजिए आप। तो ये स्मृति होती है। स्मृति क्या होती है भाई? आपकी रटने वाली विधि। किसने वाली? इसको कह सकते हैं रटने वाली। रटना इसमें होता है ना, रटने वाली या अनुसरण वाली। देखते रहिएगा, एक एक शब्द देखिएगा, और देखिए आपके लिए मैं कितना आसान बना दे रहा हूँ। क्या होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ को बहुत आसानी से रट लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। आप जो चीज़ जिस रूप में उसको अनुकरण कराएंगे वो उसी रूप में अनुकरण करके सीख लेंगे। आप उनको कैसे, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, ये रटने के माध्यम से ही तो उनको सिखाते हैं। वो रट लेते हैं। आप कहते हैं कि ABCD सुनाओ, तो वो रटे रहते हैं, तो एकदम निश्चिंत होकर ABCDEFGH ऐसे करके सुना देते हैं ना। किस अवस्था के अंतर्गत स्मृति लेवल पाई जाती है? शैशवावस्था के अंतर। अब इसमें क्या है, बोध स्तर। बोध स्तर में क्या कहते हैं भाई? इसमें एक ट्रिक होगा, कभी भी बोध स्तर में उदाहरण, कोई भी लाइन लिखी होगी, उदाहरण लिखा होगा, ठीक, या समझना लिखा होगा, आप समझ लीजिएगा कि ये बोध स्तर की ही बात कर रहे हैं। बोध का मतलब कि जिस चीज़ को हम जान चुके हैं, अगर उसका कोई अप्लाइड फॉर्म पूछे, उदाहरण पूछे, तो आप उसका उत्तर दे सकें। जैसे थार्नडाइक का नियम ले लेते हैं, कहते हैं कि आप किसी कार्य को बार बार करने से वो कार्य सीख जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में सीखते हैं, तो किसका उदाहरण बनेगा? तो आपको बोध हुआ रहता है, समझ चुके होते हैं कि ये तो थार्नडाइक का दूसरा प्रभाव का अभ्यास का नियम है, जिसको हम एक कार्य को एक बार में न करके 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कई बार में करके, यानी अभ्यास के द्वारा उस कार्य को हम अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो वो क्या है, बोध स्तर में। और बालक थोड़ा सा बड़ा भी तो हो गया होता है, समझने लायक, तो वो किस स्तर में आएगा? आप उसको कोई उदाहरण बता दीजिए या कोई चीज़ समझा दीजिए, वो बोध के माध्यम से बाल्यावस्था के अवस्था में, और वो उदाहरण के माध्यम से वो चीज़ें समझ लेता है। अब बात करते हैं चिंतन स्तर। ये किशोरावस्था में पाई जाती है। सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने, अपने लिए लाभ नुकसान, दूसरे के लिए समाज सेवा करने की भावना, सारी चीज़ें किस में आती हैं? किशोरावस्था में। तो उस चिंतन स्तर को हम लेके बात करते हैं कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। हम जानते हैं चोरी करना गलत बात है, लेकिन हम कुछ लाभ के चीज़ के लिए, किसी की भलाई के लिए वो चोरी करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। महाभारत के युद्ध में भी तो युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, हाँ, द्रोणाचार्य को मारने के लिए झूठ बोला था, तो वो झूठ एक नेक काम के लिए, धर्म के लिए बोला गया था। तो वो सोचना, समझना, व्यवहार करना, किसी हित के लिए वो कार्य किया जाता है। तो ये सारी क्षमता हमको किस अवस्था में आ जाती है? किशोरावस्था में, कि हम क्या कार्य हमारे लिए सही है, क्या कार्य हमारे लिए गलत है। ये किसके अंतर्गत आएगा? चिंतन स्तर के। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्मृति स्तर का
जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। स्मृति प्रश्न पूछता है कि एग्जाम में कि स्मृति स्तर के जो स्मृति का स्तर है उसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है। तो आप कहेंगे जे एफ हर्बार्ट। जे एफ हर्बार्ट महोदय जो हैं स्मृति स्तर के प्रतिपादक हैं। जे एफ हर्बार्ट महोदय जो हैं, प्रश्न यही पूछता है कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे जे एफ हर्बार्ट। बोध स्तर का जो प्रतिपादक है उसका नाम बताइए, कौन है, कौन है। इसके हैं एच.सी. मॉरिसन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बोध स्तर के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा एच.सी. मॉरिसन। ये नहीं कि हर्बार्ट को बोध में लगाइएगा और मॉरिसन को स्मृति में लगाइएगा, कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा। एक एक टॉपिक को इसीलिए क्लियर करते समझाते मैं चल रहा हूँ, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे स्तर को, तो हंट महोदय ने हंट महोदय जो हैं वो चिंतन या विमर्शी स्तर के प्रतिपादक हैं। ये चीज़ ध्यान रहे, स्मृति स्तर के जे एफ हर्बार्ट हैं, बोध स्तर के एच.सी. मॉरिसन हैं और चिंतन या विमर्शी स्तर है वो हंट महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक। ये अपने अपने स्तरों को लेके विधि विधान से ये बातें कही गई हैं। तो ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा, ठीक, कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत, इसलिए इसको ध्यान रखिए, ठीक। अब बात करते हैं हम स्मृति, बोध और चिंतन के अलग अलग थोड़ा सा डिवाइड करके, कि इनको कैसे डिवाइड करके बताया जाए अलग अलग करके। अभी तो इनके बारे में एग्जाम के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके हिसाब से पूछेगा कि किशोरावस्था किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा चिंतन स्तर के। बोध स्तर किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे बाल्यावस्था के। स्मृति शैशवावस्था किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे स्मृति स्तर के। प्रतिपादक पूछेगा तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। दूसरा है बोध स्तर। तीसरा क्या है, चिंतन या विमर्शी स्तर। यही इनके तीनों स्तर हैं। अब इनको हम थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। इनको कितने भागों में विभाजित किया भाई, क अधिगम, दूसरा क्या है ध्यान, अटेंशन। ध्यान को कह सकते हैं प्रत्यास्मरण। ग इसका है धारणा और लास्ट है इसका घ पहचान या प्रत्याभिज्ञान, ये स्मृति के ये उप स्तर पाए जाते हैं। स्मृति के ये चारों स्तरों से मिलके स्मृति स्तर बनता है, ठीक। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्मृति स्तर इन चारों से मिलके बना होता है। जब से पहले आप अधिगम, दूसरे नंबर पर ध्यान कहेंगे या प्रत्यास्मरण कहेंगे, तीसरे स्तर पर धारणा कहेंगे और चौथे स्तर पर पहचान लिख दिए, पहचान कहते हैं भाई, सॉरी पहचान कहते हैं, पहचान व प्रत्याभिज्ञान कहते हैं, ठीक। अब एक एक के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या अधिगम। बहुत सारे लोग अधिगम को कहते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो ये तो आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिगम हुआ, लेकिन आप साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पर अधिगम की परिभाषा थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक। आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को तो अधिगम कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, सामान्य जनमानस में कह सकते हैं, लेकिन आप मनोविज्ञान की जब बात करेंगे उसमें कहेंगे कि अधिगम क्या होता है तो अलग होता है। इसमें अधिगम कहते हैं अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया
अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। एक बार ध्यान रहे, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, इन तीनों के माध्यम से, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को अधिगम कहते हैं। यहाँ पे अधिगम समझ में आ गया है कि स्मृति स्तर के अंतर्गत ये अधिगम होगा। दूसरा ध्यान, अटेंशन, प्रत्यास्मरण। आप क्या चीज़ प्रत्यास्मरण कर रहे हैं? ध्यान। कहते हैं ना क्लास में पढ़ाते वक्त, अरे भाई हमारी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे शरारती रहते हैं तो कहते हैं सुनो बच्चों हमारी तरफ ध्यान दो। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर जो बातचीत करते रहते हैं वो छोड़ के आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। तो ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान देने का मतलब क्या है? आप अभी तक जो ज्ञान सीखे हुए हैं, जो आपने अनुभव लिया हुआ है, उसका प्रयोग आप करते हैं, वही ध्यान है। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बीटीसी या बीएलएड का या डीएलएड का प्रशिक्षण लिया होगा ना, बीएड, बीटीसी, डीएलएड का प्रशिक्षण लिया होगा बच्चों को। तो वो आपने प्रशिक्षण लेने के बाद जो आपका अनुभव है, उस प्रशिक्षण का अनुभव है, वो आपका ध्यान है। क्लास में जाते वक्त वो चीज़ें आपको ध्यान रहती है कि ब्लैक बोर्ड के किस तरफ खड़े होने चाहिए, किस तरह से चाक पकड़ना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से कक्षा अनुशासित कब बोलना चाहिए, कब पुनर्बलन देना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या है, आपके ध्यान में वो चीज़ें है और आप उसका क्लास के माध्यम से सीखे। पुराने अनुभव को हम उस क्लास में प्रयोग करते हैं जो हमने पूर्व में प्रशिक्षण लिया है। वो किस चीज़ के अंतर्गत आएगा? ध्यान। यहाँ कह सकते हैं सीखा हुआ ज्ञान, एक लाइन में। अब धारणा क्या कहते हैं? धारणा, एक धारणा बन जाती है ना कि ये गलत है, चाहे लाख मैं अच्छा कर लूँ, लोग मान एकदम मेंटली प्रिपेयर हैं कि भाई नहीं अच्छा से अच्छा कर लेंगे तो भी हम इनको गलत समझेंगे, तो वो धारणा बना लिए हैं। बेड पे लेटे लेटे धारणा बना लिए हैं कि हम गलत हैं, तो भाई कहाँ से हम सही हो पाएंगे? हम अच्छी चीज़ यहाँ से कह रहे हैं तो भी आप बेड पे लेटे लेटे दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं हमारे लिए मेहनत नहीं करते, हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे लिए वो नहीं करते। भैया यहाँ से मैं जितना बन सकता है ना उतना करता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें वो समझ में ना आए तो बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ कहता है कि धारणा में जो ज्ञान हम सीखे रहते हैं वो अस्थायी रूप से जो सीखे रहते हैं वही हमारी धारणा है। जो ज्ञान हमने बीएड के बीटीसी के प्रशिक्षण में लिया है वो हमारे लिए सीखा हुआ अस्थायी ज्ञान है। ठीक, उसी ज्ञान का हम प्रयोग कक्षा में करते हैं। जो भी हमने टीचिंग स्किल सीखी है, शिक्षण कौशल सीखा है, उसका प्रयोग हम कक्षा में करते हैं, वो हमारा क्या है? अस्थायी होता है। सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी, सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी। जो भी हमने धारणा बनाई है कि जो भी हम अभी तक सीखे हैं वो ज्ञान हमारे लिए अस्थायी है। अब बात करते हैं पहचान या प्रत्याभिज्ञान की। पहचान और प्रत्याभिज्ञान आपकी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। रास्ते में जा रहे हैं, किसी को देखते हैं तो क्या कहते हैं? मैंने तो आपको लगता है कहीं ना कहीं देखा है, चाहे झूठ चाहे सही। कुछ लोग ऐसे फ्लर्ट करने के लिए कहते हैं लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आप यहाँ रहते हो ना, आप वहाँ रहते हो ना, तो ये फ्लर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पहचान की बात है, यहाँ पे आदमी की सही में कि कहीं ना कहीं उसको देखा रहता है और कहता है कि हाँ मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, पहचान में आप आ रहा है। ठीक, तो वो क्या है? प्रत्याभिज्ञान। हम एक वस्तु कहीं और देखे हैं, वही वस्तु फिर जाते हुए हम दोबारा देखते हैं कुछ दिनों के बाद, हम कहते हैं यार वो वस्तु मैंने उस दिन देखी थी। उस दिन जितने भी कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, गवाहियाँ चलती हैं, क्या उस दिन का रहता है क्या? वो तो गवाह यही कहता है कि उस दिन ये घटना को मैंने देखा था और इस घटना को मैं आज बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती है? प्रत्याभिज्ञान, कि मुझे वो जो चीज़ें जो मैंने देखा था, जो वस्तु देखी थी, वो मुझे वो चीज़ें याद हैं। ठीक, हम वो चीज़ कहीं भी देखेंगे तो जज क्या कहता है? मैं उसको कटघरे में पेश करूं तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं? तो आप कहते हैं बिल्कुल पहचान सकता हूं। तो वो कटघरे में आता था, आप कहते हैं हाँ सही है, यही वो व्यक्ति है जो मैंने उस दिन देखा था। तो वो क्या है? प्रत्याभिज्ञान है, वो पहचान है। वो किस स्तर के अंतर्गत आएगा? स्मृति स्तर के अंतर्गत आएगा। कोई कन्फ्यूजन? कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूजन। यानी पूर्व के ज्ञान को हम वर्तमान समय में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। पूर्व ज्ञान की पहचान, पूर्व ज्ञान द्वारा
पहचान, ये हुआ पूर्व ज्ञान द्वारा पहचान। जो हमने वो चीज़ें स्किल सीखी है, जब हमको ज़रूरत पड़ती है वो स्किल हम प्रयोग करते हैं। क्लास में आते हैं तो स्किल प्रयोग करते नहीं हैं। मान लीजिए हमको पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में जानना हो तो हम किए हैं, सीखे हैं, तो भी तो हम कर लेते हैं कि यहाँ पे तो पाठ प्रस्तावना कौशल चाहिए, पुनर्बलन कौशल चल रहा है, अनुशीलन कौशल चल रहा है, ये श्यामपट्ट कौशल चल रहा है, ठीक है, व्याख्या कौशल चल रहा है। तमाम तरह के कौशलों के बारे में पूर्व में जो चीज़ें सीखी हैं और आज वो प्रयोग हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमने सीखी है, जानी है, देखी है, समझी है, ठीक। तो ये स्मृति के स्तर अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं बोध स्तर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। क पे उद्देश्य सबसे पहले आता है, किसी भी चीज़ का उद्देश्य सबसे पहले आता है। उसके बाद उसकी बनावट, संरचना, उसकी बनावट क्या है। गौ में क्या कहता है, परिपाक, परिपाक कहता है कि उसकी आयु क्या है। घ क्या कहता है, व्यवस्था, उस तरह की व्यवस्था क्या बनाई गई है, व्यवस्था। उसके बाद वो कहता है उसका वर्णन किस तरह से किया जाए, और लास्ट में कहता है कि मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन कर लिया जाए, ठीक। ये आप कभी भी एग्जाम में पूछता है। ये देखिए एक चीज़ स्मृति स्तर से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आर्डर में सेट करने के लिए दिया जाता है। या तो इसमें से कोई एक वर्ड पूछ लेगा कि क्या चीज़ें कौन से पे लागू होती हैं, तो आप एक वर्ड चीज़ें देख लीजिए, वो वर्ड को पहचान लीजिएगा। इसकी परिभाषा मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में उदाहरण सहित बता दी, भूलिएगा नहीं। कभी ये यहाँ दे देता है, ये यहाँ दे देता है। लोग कन्फ्यूज किस में होते हैं, ध्यान था कि धारणा था, ध्यान पहले था कि धारणा था, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये सारी चीज़ें इसी रूप में आप सेट करिए। एग्जाम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देता है भाई, ठीक। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये शिक्षण के स्तर से रहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, हम वो टॉपिक लाएंगे ही नहीं जो निरर्थक हो। अब बात करते हैं बोध स्तर के। बोध स्तर के अंतर्गत 5-6 होते हैं। ये सबसे पहले आया है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है भाई, कि किसी भी क्लास में हम पढ़ाने गए तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। उस उद्देश्य को बना के हम जाते हैं। जैसे कक्षा 6 में गए हम पढ़ाने के लिए, और वहाँ जाके सोचते हैं कि इस क्लास में किस तरह के विद्यार्थी हैं। पहले तो माहौल भापते हैं, इनका IQ लेवल क्या है, पढ़ने में किस तरह से इंटरेस्टेड हैं, क्या इनके अनुशासन व्यवस्था है। तो हम ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम अपना एक उद्देश्य बनाते हैं कि ये पढ़ने में देख रहे हैं पिछड़े हैं थोड़े से, जिस स्तर पे आके कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, लेकिन ज्ञान इनका अभी भी कक्षा 5 वाला है। तो 6 में पढ़ रहे हैं तो हम इतनी मेहनत करेंगे। अपना उद्देश्य हमारा ये है कि इनकी अपने इतने मेहनत करके इनको 6 वाला विद्यार्थी अच्छे ढंग से बना के अगली कक्षा यानी प्रमोट करवाएंगे कक्षा 7 में। यानी हमारा एक उद्देश्य बन गया कि हम कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं पिछड़े हुए, हमारा उद्देश्य यही है कि उनको बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बना के अगली कक्षा में प्रमोट कर देना है, कि वो लगे कि कक्षा 6 के विद्यार्थी थे, 7 के लिए वो डिजर्व करते हैं, ठीक। ये हमारा उद्देश्य होगा। तो किसके अंतर्गत, बोध के। हमको समझ होगी तभी तो, अगर बच्चों के बारे में हमको समझ नहीं होगी बोध के अंतर्गत, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं संरचना की, उनकी बनावट किस तरह से है। भाई कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, कोई शहरी पृष्ठभूमि से आता है, कोई कबीले पृष्ठभूमि से आता है। बहुत तरह के लोग बड़े अलग अलग ढंग से आते हैं, और लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, और लोगों को हमको अलग अलग तरीके से समझना है। वो समझेंगे कैसे, बोध स्तर का हम प्रयोग करेंगे, तब उनकी संरचना समझ पाएंगे कि कौन भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है तो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा हो वो स्ट्रांग होगी। जो शहरी बैकलॉग का बैकग्राउंड होगा उसका, वो थोड़ी सी उसकी भाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, ठीक। जो कबीले वाला का होगा वो उसकी अलग तरह की भाषा होगी। तो हम सारे चीज़ों की संरचना बनाते हैं और उसका संयोजन करना है हमको, कि किस तरह से एक कक्षा में हम उनको बेहतर से बेहतर पढ़ाई करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, ठीक। तो हमारी वो संरचना होगी, क्लास की संरचना होगी। तीसरा परिपाक। परिपाक मतलब एज, किस तरह की एज है। हमने पहले उद्देश्य बनाया, उनके लिए संरचना बनाई। अब क्या जो संरचना हमने बनाया, क्या वो उस तरह की आयु के हैं जो हम सिखाना चाहते हैं, क्या वो उस आयु के स्तर के हैं, वो सीख सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं कि ये इस आयु के स्तर के हैं, क्या वो सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। कक्षा 6 के हैं,
उनका आईक्यू लेवल हम इतना बढ़िया बना देंगे कि हाँ लगेगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, जो कुछ भी बताएंगे वो उसी रूप में सीख लेंगे। यहाँ पे एज उनकी परिपक्वता को हम ध्यान में रखते हुए वो कार्य को आगे बढ़ाएंगे अपनी समझ के अनुसार, अपने बोध के अनुसार। ठीक, अब व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था हम उनको करें भाई? तो एजुटेनमेंट, व्यवस्था का मतलब पढ़ाई का माहौल किस तरह का हो। एजुटेनमेंट मतलब मनोरंजनदायक, जैसे पढ़ाते भी रहें और खिलाते भी रहें। खिलाने का मतलब भोजन पानी तो मिल ही जाएगा। इंटरटेनमेंट के बच्चों को कभी भी बोरियत महसूस ना हो, इस तरह की हम क्लास में व्यवस्था करेंगे। उसके लिए सर जी डांस नहीं करेंगे, यहाँ पर टीवी नहीं लगाएंगे। हाँ, पढ़ाते समय इतना रोचक बना देंगे, इतना रोचक बना देंगे कि कोई विद्यार्थी ऐसे ध्यान से सुनता रहेगा, एक छटाक के लिए किसी को डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। इस तरह की हम व्यवस्था बनाएंगे। फिर उसका वर्णन करते हैं कि देखो ये चीज़ें इस तरह से थी, उस क्लास में देखो विद्यार्थी ऐसे थे, देखो वो पढ़ के कितने आगे बन गए, डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आगे जाके ये बन गया, उतने माता पिता का नाम रोशन किया। उसका हम वर्णन करते हैं किस स्तर पर? बोध स्तर पर। सारी चीज़ें हमने सीखी रहती हैं, जानी रहती है और समझ में हमको आई रहती है, उस चीज़ का हम वर्णन करते हैं और लास्ट में उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। किस तरह से? ये सारी चीज़ें जो अभी तक हुई, क्या इसका रिजल्ट आया भाई? सब चीज़ का रिजल्ट आना चाहिए ना, तो इसका भी रिजल्ट क्या आया? क्या हम अभी तक जो कार्य किए हैं, क्या उसमें हम सफल रहे हैं कि असफल रहे हैं? अगर सफल रहे हैं तो कितने प्रतिशत तक? 100% तो हो नहीं सकते, 80% है, 85% है, 100% है, कितने परसेंट है? तो किसी भी क्लास का रिजल्ट बनता है तो उस रिजल्ट का एक प्रतिशत होता है ना। कक्षा 10 में 50%, 80%, 90% विद्यार्थी पास हुए, 97%, 96% जो भी विद्यार्थी होंगे, ये मूल्यांकन के तहत इन सारे उद्देश्य, संरचना, परिपाक, व्यवस्था, वर्णन, ये सारी चीज़ें जो भी गतिविधियाँ हमने अपनाई, क्या हम इसको अपनाने के बाद कितना सफल रहे, ये मूल्यांकन के द्वारा हमको पता चलता है। मूल्यांकन किस स्तर पर? बोध स्तर पर, कि भाई ये एक क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया को हमने कितना अधिक फॉलो किया और किस तरह से कार्य हमने किया। तो ये था बोध स्तर का। अब बात करते हैं चिंतन या विमर्शीय स्तर का। तो इसके भी 4 ही पॉइंट हैं और इसी के वो चारों पॉइंट हैं। ठीक, पहला है उद्देश्य, थोड़ा सा लेकिन ये अलग होता है। संरचना, सामाजिक प्रणाली, और मूल्यांकन प्रणाली। ये इसके 4 स्तंभ होते हैं। किसके? चिंतन स्तर के। सबसे पहले हम इसी की तरह का एक उद्देश्य इसमें भी बनाते हैं, बोध स्तर की तरह संरचना बनाते हैं। इसमें सामाजिक प्रणाली गायब होती है, इसमें भी होती है लेकिन एक तरह से उसको बहुत मुख्य रूप से नहीं बताया जाता है। लेकिन इसमें मूल्यांकन प्रणाली इस मूल्यांकन प्रणाली से अलग होती है। ठीक, ये एक तरह से आपके सोच और समझ के ऊपर रहता है, लेकिन इस पे हमारा सोच समझ विचार विमर्श लोगों से राय सब कुछ होता है। और एक इसमें हम कक्षा का निर्माण करते हैं और इसमें हम भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसमें कक्षा को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें भारत के जो भविष्य हैं, नौनिहाल हैं, उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम अपना उद्देश्य बनाते हैं। मान लीजिए जो बेहतर से बेहतर स्टूडेंट है उसके लिए हम किस तरह से, यहाँ तो हम बेहतर बना दिए भाई उद्देश्य करके, लेकिन अगर वो बेहतर निकल के आया तो उसको अब मैं क्या करूँ, किस तरह से कितना और बेहतर, उसके लिए सफलता के लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए मैं जो जिस तरह से वो आकर्षित होता है, जैसे रुचि के सिद्धांत में पिछले टर्न पे था कि रुचि का सिद्धांत, तो यहाँ पे मैं उसके रुचि के अनुसार कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है वो, उसके लिए अलग अलग स्टूडेंटों के लिए एक एक उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं और एक एक के लिए हम काफ़ी गहन विचार करते हैं। उसके अनुसार उसको हम चुन के उसके अनुसार वो क्लास दे देते हैं या उसको पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। ठीक, उसकी संरचना देखते हैं कि क्या किस तरह से ये कार्य कर पाएगा कि नहीं। गरीब विद्यार्थी है तो भाई उसको कहते हैं कि इस तरह की स्कॉलरशिप आई है
तुम इस स्कॉलरशिप को भरो, इस तरह की परीक्षा है वो पास करो, तुम्हारा वो पढ़ाई आगे बढ़ जाएगा। तो उसकी संरचना का जो सहयोग था हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि भाई इस स्कॉलरशिप पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने उस तरह को टीचरों की टीम बैठाई कि भाई ये विद्यार्थी वाकई में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये सामान्य विद्यार्थियों के पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी बहुत रुचि है, तो हम वो संरचना बनाएंगे, टीचरों का जाल ऐसे रखेंगे जो उसके अधिगम में आगे बढ़ा दे उनको। ठीक। अब तीसरा सामाजिक प्रणाली। अरे हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा नहीं, कभी नो नेताओं की जरूरत बाकी ना, नेता की ज़रूरत है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या वो बालक सामाजिक प्रणाली में कोई दार्शनिक बनना चाहता है, कोई चिंतक बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई साहित्यकार बनना चाहता है, मतलब क्या बनना चाहता है इस रूप में उसको सामाजिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, उसके व्यवहार को हम देखते हुए समाज में उसको जाने का। तुम तो अच्छा बड़ा लीड कर लेते हो, क्लास के बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी हो, अपने क्लास में देखो सारे लोगों से व्यवहार आपका बहुत अच्छा है, तो हम इसको समाज में जो समाज सेवा की भावना लेके अलग अलग तरह के लीडर बनते हैं, उस रूप में समाज सेवक, लीडर, बहुत कुछ कह सकते हैं। समाज सेवा के लिए हर कोई ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी करें, एक स्वच्छंद होकर भी कार्य कर सकते हैं। एनजीओ बनाइए, अपना काम करिए, न एनजीओ हो तो किसी बढ़िया से बढ़िया एनजीओ के साथ जुड़िए और ये सेवा दीजिए। ये किस स्तर पे? आपके आइडियाज़ वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया आइडियाज़ आएंगे और एनजीओ वो बढ़िया से बढ़िया कार्य करेगा। आपके आइडियाज़ पे यहाँ निर्भर करता है। और लास्ट में उसका मूल्यांकन प्रणाली, एक एक जो वस्तु है, विषय वस्तु है, वो हम सिंगल करके एक एक समस्या का अलग अलग तरीके से निदान करेंगे। जो भी समस्या है, जो भी व्यवहारिकता है, जो भी नैतिकता है, हम उसको सोच के समझ के उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख के उसका मूल्यांकन करेंगे। ये नहीं कि तात्कालिक परिस्थितियों के लिए तो वो चीज़ लाभदायक हो सकती है, लेकिन आगे चल के वो नुकसान होगा। झोला छाप डॉक्टरों को देखे हैं ना, तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो तुरंत दवाई दे देगा, आप तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने उस दवा को तो तुरंत ठीक हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? आपके शरीर में रह गया। वो आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद वो आपको दिक्कत देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होंगी। एक एक समस्या को हम भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए उसके लिए मूल्यांकन करेंगे कि ये अगर कोर्स ये करता है तो इसकी लाइफ कितनी है, अगर ये पढ़ाई आगे पढ़ता है तो इसकी लाइफ कितनी है, इससे ये इसके भविष्य का क्या रुख तय होगा। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सोच के लिए और उसको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक। वो न चाहते हुए भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत चाहे कि हम हट जाएं, समाज से हट जाएं, न सीखना चाहें, तो भी ये मूल्यांकन प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली, संरचना, उद्देश्य, चिंतन स्तर उसको उस रूप में एक तरह का सांचा है, उसको उस रूप में ढाल देगा। वो थोड़ा बहुत भटकता भी रहेगा ना, लेकिन ये जो चिंतन स्तर है ना उसको भटकने नहीं देगा। इस उमरिया में, किशोरावस्था में बहुत लोग भटक जाते हैं भाई। ठीक। तो भटकने नहीं देगा, ये अपने जगहिया पर फिक्स रखेगा। बस जो चाहता है वही करवा के रहेगा, आप लाख हाथ पांव मारते रहें। ठीक। तो ये तो था कि जो शिक्षण प्रक्रिया के जो स्तर हैं, स्मृति, बोध, चिंतन, इनका ये एक एक विश्लेषण हो गया। आपको एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा कि जो शिक्षण के स्तर में से पूछा जाए और आप बता ना सकें। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न करता है, इसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न पूछता है। कोई एक पॉइंट उठा के पूछ लेगा, लेकिन इन तीनों में पॉइंटों में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न मैंने देखा है कि अभी हरियाणा टेट उठा के देख लीजिए, यही पूछ लिया था। अभी हरियाणा टेट 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, यही प्रश्न पूछा था कि स्मृति स्तर के जो प्रतिपादक कौन है। ठीक। यही पूछ लिया था। तो इस प्रश्न से यहाँ से एक प्रश्न आना तय होता है, चाहे आपके सी टेट हो, किसी भी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता हो, किसी भी राज्य का टेट हो। ठीक। यहाँ से एक प्रश्न आने हैं तो बस आने हैं। यहाँ पे सामाजिक होगा, सामाजिक मैंने लिखा है अभी तक। तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अभी तक अच्छे से समझ में आ गई होगी और दूसरे वीडियो देखने की अन्य चैनलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक। तो आप अभी तक जितने लोगों ने, एक बार और कहूँगा, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्द से जल्द अगर जुड़ ना सके हो तो उनके पास भेज दीजिए, वो बाद में अब वीडियो देख लें। धन्यवाद दोस्तों।